fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। यानी रासायनिक समीकरण में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं तो उनके फिजिकल स्टेटस का हमें क्या करना पड़ता है, सिंबल यूज करना पड़ता है, उनका संकेत यूज करना पड़ता है कि कौन सा पदार्थ मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। ये सब के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिजिकल स्टेटस लगाना पड़ता है। तो उनको किस तरीके से हम दिखाएंगे उसके बारे में हम जान रहे हैं। जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो ठोस है, अगर ठोस रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठोस के लिए यहाँ पे इसका जो फिजिकल स्टेटस लगाया जाता है वो स्मॉल एस का यूज किया जाता है। अगर द्रव रहता है तो उसका हम क्या करते हैं, स्मॉल एल यूज किया जाता है। अगर गैस रहता है तो इसके लिए स्मॉल जी का यूज किया जाता है। अगर जलीय रहता है तो इसका क्या किया जाता है, AQ का यूज किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो कौन सी अवस्था में हैं, उन सभी अवस्थाओं को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज किया जाता है। उस सिंबल में आप लोग को बताया गया है कि ठोस के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एस का यूज करेंगे, द्रव के लिए स्मॉल एल का, और गैस के लिए स्मॉल जी का, और जली के लिए AQ का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये सब हुए। और आप लोग को इसके बाद आप लोग को बताया गया था कि हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं जो थी मुख्य रूप से 10 प्रकार की थीं। तो 10 प्रकार की थी, तो उसमें से आज हम लोग पहले के बारे में जानेंगे। आप लोग को पहला बताया गया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, पहला आप लोग को बताया गया था योगात्मक अभिक्रिया। हम लोग क्या करेंगे आज, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। तो आते हैं फर्स्ट, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में एडिटिव रिएक्शन बोला जाता है। एडिटिव रिएक्शन, इसका डेफिनीशन हम लोग जानेंगे। एडिटिव रिएक्शन क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो योगात्मक अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के या आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, किसी नए पदार्थ का या सिंगल जो भी नया पदार्थ बनेगा, एकल पदार्थ बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, सिंगल प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको समझा जाए तो अगर हम क्या करेंगे, ये सल्फर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो योगात्मक अभिक्रिया को आप लोग को डिफिनीशन बताया गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के या आपस में संयोग करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करेगा, H2O, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये आपस में अभिक्रिया जब करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रोक दिए हैं ना।
देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO है और प्लस H2O जल है। ये दोनों आपस में अब क्रिया करके या संयुक्त हो करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये सारे रिएक्शन जो हैं ये क्या है, सब योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है। योगात्मक अभिक्रिया का डिफिनीशन आप लोग को बताया गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। एडिटिव रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, ये दो से अधिक पदार्थ हो गए ना। अभिक्रिया के पहले भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोला जाता है और अभिक्रिया के उपरांत बने हुए पदार्थों को उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। इधर देखेंगे आप लोग, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के हमेशा क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। इधर देख लीजिए आप लोग, प्लस करके कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आप लोग से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित क्या कीजिए, समझाइए। तो डेफिनेशन लिख देना है और कोई एक एग्जाम्पल लिख देना है, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पे। दूसरा अभिक्रिया आप लोग को बताया गया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है दूसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे प्रतिस्थापन का मतलब ही हुआ किसी दूसरे का स्थान क्या कर लेना, ले लेना। इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेगा। तो ये नाम को बस क्लियर किया जा रहा है, अभी डिफिनीशन नहीं। प्रतिस्थापन का मतलब ही हुआ किसी दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना। अब हम लोग ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन समझेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका डिफिनीशन होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के एक अणु के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। डिफिनीशन एक बार और आप लोग सुनेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दूसरा परमाणु कैसे आएगा पहले के जगह पे, इस अभिक्रिया में दो प्रकार के जो परमाणु भाग लेंगे, उनमें कोई एक प्रकार का जो परमाणु होगा दूसरे वाले परमाणु से अधिक क्रियाशील होगा। जो अधिक क्रियाशील परमाणु रहते हैं वो कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उसका स्थान अपने ले लेते हैं। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप लोग को बताया गया, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे का चूर्ण डालेंगे, क्या करेंगे, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा आयरन डालते हैं, आयरन, तो यहाँ आयरन का जो परमाणु होगा ये कॉपर के परमाणु को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा और उसका स्थान अपने ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार फेरस सल्फेट और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और ये फेरस सल्फेट हो जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, इसमें जो आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके जली विलयन से क्या कर दिया, अलग कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझा जाए, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, अगर हम एथिल ब्रोमाइड लेते हैं,
एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसको एथिल ब्रोमाइड बोला जाता है, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड में हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। अगर यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो पोटेशियम जो होगा ये ब्रोमीन को उसके विलयन से क्या कर देगा, अलग कर देगा। इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे OH जो है, सॉरी जो OH है, हाइड्रोक्साइड जो परमाणु है यहाँ पे OH, ये क्या है, Br से अधिक क्रियाशील है, ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है। तो जो OH होगा ये ब्रोमीन को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। इसको एथिल एल्कोहल बोला जाता है, एथिल एल्कोहल। और ये पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। एक बार और आप लोग समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप लोग को बताया गया है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु के एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, कापर सल्फेट के विलयन में आयरन डालने पर जो आयरन है कापर को उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया है, उसका स्थान अपने ले लिया है, यानी कापर के जगह पे आयरन प्रतिस्थापित हो गया है। इस प्रकार ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए हैं। तो यहाँ पे जो OH परमाणु है ये ब्रोमीन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो OH परमाणु ब्रोमीन को वहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, उसका जगह अपने ले लेगा। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों जो अभिक्रियाएँ हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तीसरा जो नंबर है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि ये एक ही दिशा में क्या होगा, चलेगा। इसका डिफिनीशन एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए कि ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हुआ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, चलती हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक ही दिशा में चलने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में अगर हम क्या करेंगे, अभिकारक परमाणुओं को या अभिकारक पदार्थों को मिला करके अगर हम एक उत्पाद का अगर निर्माण कर दे रहे हैं तो उस उत्पाद से पुनः हम क्या कर सकते हैं, अभिकारक का किसी भी विधि से निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके अगर कोई नया पदार्थ अगर बना दिए तो फिर उस नए पदार्थ से हम पुराना पदार्थ नहीं बना सकते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ, यानी इसका सिंपली डिफिनीशन निकल के आया, ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं और इनमें अभिकारक परमाणुओं से जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद से पुनः हम अभिकारक परमाणुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर बाय द वे आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में
हम अभिकारक परमाणुओं से जिस उत्पाद का अगर निर्माण कर देते हैं, फिर उस उत्पाद से हम अभिकारक परमाणुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, पोटेशियम क्लोराइड को ले लिया जाए। पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं 2KClO3, इसको पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेशियम क्लोराइड। अगर इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा 2KCl, इसको पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है, प्लस 3O2 ऑक्सीजन, इसको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया जो हुई है पोटेशियम क्लोराइड से हम सीधे क्या हमें प्राप्त हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अगर हम पुनः चाहें कि इन दोनों को मिला करके इस पदार्थ को हम प्राप्त करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें अगर हम अभिकारक पदार्थों से क्या कर लेते हैं? अगर अभिकारक पदार्थों को मिला करके हम किसी उत्पाद का अगर निर्माण कर लेते हैं तो फिर उस उत्पाद से हम पुनः अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया है 2Na, ये सोडियम है और प्लस 2H2O, ये जल है। सोडियम और जल को जब हम आपस में मिलाएंगे तो 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये ऐसी अभिक्रिया है, सिर्फ एक ही दिशा में क्या हो रही है? चले यहाँ सोडियम और जल को हम मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएं। अगर पुनः हम चाहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके हम सोडियम और जल बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है सिर्फ एक ही दिशा में क्या होती है? चलती है, सिर्फ अग्र दिशा में ही चलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इरिवर्सिबल मतलब हुआ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लास्ट में एक बार और एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेते हैं हम लोग क्या करना है। NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद AgNO3, इनको अगर हम क्या कर रहे हैं? AgCl प्लस क्या बनेगा? NaNO3। यहाँ पे क्या किया गया है? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लिया गया है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। यानी देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग? यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ जो गिब्स है, गिब्स से पहले जो भी पदार्थ लिखे जाते हैं ये अभिकारक होते हैं। तो यहाँ अभिकारक में सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। और फिर हम दोबारा चाहें कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त करना चाहें तो हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता है। लास्ट में इसका एक डिफिनीशन एक बार और समझ लीजिए आप लोग, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है। तो आप लोग को बताया गया है ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में या किसी भी परिस्थिति में सिर्फ क्या होता है? एक ही दिशा में चलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें अभिकारक परमाणुओं से अगर किसी उत्पाद का निर्माण हो गया तो उस उत्पाद से हम पुनः अभिकारक परमाणुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका जब डिफिनीशन आप लोगों से कोई पूछेगा तो डिफिनीशन बता देना और एक कोई एग्जाम्पल दिखा देना है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अब जानेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया सीधे सीधे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या है, अपोजिट होता है, उसी का जस्ट उल्टा होता है। यानी इसमें आप लोग को बताया गया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, चलती हैं, दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप लोग जाने हैं कि सिर्फ एक दिशा में चलता है, वैसे ही ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है ये समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में क्या होता है, चलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हम अभिकारक परमाणुओं से अगर उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं तो उत्पाद से हम अभिकारक परमाणुओं का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यानी दोनों दिशाओं में समान परिस्थितियों में क्या होगा, दोनों दिशाओं में चलता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, एग्जाम्पल से द्वारा समझा जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको हम समझेंगे तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रिएक्शन होता है। इस अभिक्रिया को अग्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अग्र अभिक्रिया, ये जो साइन है ये अग्र अभिक्रिया को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, दिखाता है, और ये क्या करता है, नीचे वाला जो है ये पश्च अभिक्रिया को दिखाने का कार्य करता है। पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। और इस साइन को, ये जो साइन है इसको उत्क्रमणीय का चिन्ह के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जहाँ पे भी ये साइन लगा है ये सिंपली पहचान है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का। सीधे सीधे हम जान जाएंगे क्या है, यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये क्या है, निशान है। तो ये जिस रिएक्शन में लग जाएगा वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब इस अभिक्रिया में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा होने का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं में क्या होगा, समान परिस्थितियों में चलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, पुनः इनका अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ये वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं समान रूप से दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, चलती हैं। एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, PCl5, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो ये PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है। पुनः अगर हम क्या करेंगे, PCl3 और Cl2 का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार ये जो अभिक्रियाएं चल रहे हैं ये अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चल रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट में एक बार और इसका डिफिनीशन समझ लीजिए आप लोग। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, चलती हैं या दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अभिकारक परमाणुओं से उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद परमाणुओं से पुनः अभिकारक को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस उत्क्रमणीयता के चिन्ह से क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। ठीक है। और अगला अब जो है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में जान लिया जाए। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन अभिक्रियाएं, पांचवा जो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया अपघटन का सिंपल सा मतलब होता है, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अपघटन अभिक्रियाएं। अब हम लोग जानेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए नाम से ही लग रहा है अपघटन। अपघटन का मतलब ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई भी पदार्थ जो होता है दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है या बट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? अपघटन अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अपघटन का मतलब ही क्या हुआ? दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाना? टूट जाना। किसी भी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटने की प्रक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये जो कोई भी पदार्थ होते हैं दो या दो से अधिक भागों में दो ही कारणों से टूटते हैं। या तो उनको ऊष्मा मिलेगा तब टूटेंगे, या तो क्या मिलेगा? विद्युत मिलेगा तब टूटेंगे। तो जब ऊष्मा के कारण अपघटन होता है तो उसको ऊष्मीय अपघटन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। थर्मल डीकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। अगर वैद्युत के कारण अपघटन होता है तो उसको इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। कोई भी पदार्थ ऐसे ही दो या दो से अधिक भागों में नहीं टूटता है, उनके टूटने का यही कारण होते हैं, या तो वैद्युत होगा या तो ऊष्मा होगा। अगर ऊष्मा के कारण अपघटन हुआ तो उसको ऊष्मीय अपघटन, अगर वैद्युत के कारण हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी आप लोग ये समझे ना अपघटन क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी पदार्थ विद्युत या ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और जो अपघटन ऊष्मा के कारण होगा उसे ऊष्मीय अपघटन, और जो अपघटन अगर वैद्युत के कारण होगा तो उसको वैद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझें, जैसे 2KClO3 दिया है यहाँ पे, जैसे 2KClO3। 2KClO3 का मतलब होता है पोटेशियम, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 2KClO3, 2KClO3, ठीक है। इसको अगर हम ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। अगर ऊष्मा दिया जाएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? 2KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या हुआ है? टूट गया है। यानी इसमें क्या किया गया है? यानी पोटेशियम ट्राइक्लोराइड जो है इनको क्या किया जाता है? 2KClO3 को अगर ऊष्मा हम देते हैं तो ऊष्मा देने के नाते यहाँ पे 2KCl और यहाँ पे प्लस 3O2, मतलब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ऊष्मा के कारण क्या हुआ है? दो या दो से अधिक भागों में टूट गया है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? ऊष्मीय अपघटन के नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2FeSO4, 2FeSO4, यानी इसको फेरस सल्फेट बोला जाता है। अगर इसको हम ऊष्मा देते हैं, क्या किया जाता है? ऊष्मा अगर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Fe2
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम क्या किए हैं, फेरस सल्फेट को उष्मा दिए हैं, तो ये फेरस ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या हो गया है, टूट गया है, और ये उष्मा के कारण हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऊष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाएगा। लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, एक बार और इसको समझेंगे कि ऊष्मीय यहाँ पे अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो आप लोग को बताया गया है कि ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जो ऊष्मा या ताप के कारण, ऊष्मा या ताप मतलब सेम ही हुआ, जो ऊष्मा और वैद्युत के कारण क्या होती हैं, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बताया गया है 2KClO3 को अगर हम उष्मा देते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 में क्या हो गया, टूट गया। ऐसे ही 2FeSO4 को अगर हम उष्मा देते हैं तो Fe2O3 फिर SO2 और SO3 में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।